हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन फैकल्टी पर। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से इतिहास के घटनाक्रमों के बारे में चर्चा करूंगा। यदि मैं इतिहास के बारे में बात करूं तो इतिहास हमारे अतीत को हमारे वर्तमान से जोड़ता है और हमारे वर्तमान में हमारे भविष्य की झलक देखने को मिलती है। इस लेक्चर के माध्यम से मैं आधुनिक विश्व इतिहास में ब्रिटेन के शासन प्रशासन के बारे में बात करूंगा। तो आइए देखते हैं कि ब्रिटेन ने जिस प्रकार से अमेरिका पर 13 उपनिवेश बनाकर शासन किया था, उसी प्रकार से उसने भारत पर भी शासन क्यों नहीं किया। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्या ब्रिटेन को ऐसी संभावनाएं नहीं मिली जो अमेरिका में मिल गई थी, या ब्रिटेन खुद ही नहीं चाहता था, या इसके अन्य पहलू भी हो सकते हैं। अमेरिका और भारत पर ब्रिटेन के शासन प्रशासन के बारे में यदि मैं बात करूं तो मुझे उन सभी घटनाओं को ध्यान में रखना होगा जो विश्व में 14वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य में घटित हुई हैं। 14वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य घटित घटनाओं के बारे में यदि मैं बात करूं तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हमें देखने को जो मिलेगी वो है पुनर्जागरण काल की शुरुआत। पुनर्जागरण काल की शुरुआत में जो विचारधाराएं समाज में पनपी, जिन विचारधाराओं का समाज में उद्भव हुआ, उन सभी विचारधाराओं ने पूरे समाज को बदल कर रख दिया था। तो मैं पुनर्जागरण काल शुरुआत करने से पहले मैं उस समय के समाज के बारे में यदि बात करूं तो पुनर्जागरण काल के पहले के समाज जिसमें सामंतवादी विचारधाराएं और चर्च की सत्ता का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसने पूरे समाज में शोषणकारी व्यवस्थाओं को जन्म दिया और उन्हीं शोषणकारी व्यवस्थाओं का परिणाम हमें पुनर्जागरण काल के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, पुनर्जागरण काल की शुरुआत 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य घटित घटनाओं का परिणाम है। पुनर्जागरण काल की विचारधाराओं के बारे में यदि मैं बात करूं तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा जो सामने उभर कर आती है वो थी तर्कवाद और मानववाद के आधार पर। इन दोनों विचारधाराओं ने पूरे समाज को आप देखेंगे कि जिस तरह से बदल कर रखा और उसने पूरे समाज में क्रांतियां लाकर रख दी। तर्कवाद और मानववाद की विचारधारा ने समाज में भौतिकवादी और बुद्धिवादी दृष्टिकोण का विकास किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि पूरा समाज साहित्य, कला, विज्ञान एवं राजनीति के क्षेत्र में अभूतपूर्व समृद्धि हासिल की। ठीक है, 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य मैं एक घटना का जिक्र करूं जिसने पुनर्जागरण काल की विचारधाराओं को और प्रबलता प्रदान की थी, तो वह कुस्तुनतुनिया का पतन। तो आइए देखते हैं कि कुस्तुनतुनिया के पतन ने किस प्रकार से पुनर्जागरण काल की विचारधाराओं पर और मजबूती बनाई। ठीक है, आइए बात करते हैं 15वीं शताब्दी के मध्य में घटित एक घटना जो कुस्तुनतुनिया के पतन के नाम से जानी जाती है, उसे देखते हैं। 1453 ईस्वी में आप देखेंगे कि पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे बैजेंटाइन साम्राज्य भी कहा जाता था, उसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। ठीक है, और जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार किया तो आप देखेंगे कि यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का बाधित हो जाता है। ठीक है, और जब व्यापार बाधित होता है तो यूरोपवासी अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो अनेक नए नए मार्गों की खोज करना प्रारंभ कर देते हैं। और जब नए नए मार्गों की खोज होती है तो यूरोपवासी अन्य नए नए लोगों से संपर्क में आते हैं, अन्य नए नए जगहों के संपर्क में आते हैं। ठीक है, तो जब वे लोग नए मार्गों की खोज कर रहे थे तो आप देखेंगे कि उन्होंने दो नए मार्गों की खोज की जो सबसे महत्वपूर्ण रूप में दिखते हैं। जो पहला है, एक यूरोप को अमेरिका से जोड़ता है और दूसरा जो है एक यूरोप को भारत से जोड़ता है। इन दो नए मार्गों ने दो बड़े राष्ट्रों को जन्म दिया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब इन दो नए राष्ट्रों का पता यूरोपीय देशों को पता चला तो वे लोग इसमें व्यापार करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो व्यापार करने की जब कोशिश किए तो इसमें इनमें प्रतिस्पर्धाएं भी होने लगीं। ठीक है, तो युद्धों में परिवर्तित होने लगे। ठीक है, और इनके व्यापार का तरीका ही कालांतर में आप देखेंगे कि राष्ट्रों में अपने अपने उपनिवेश स्थापित होने प्रारंभ हो गए थे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अमेरिका की खोज पर। ठीक है, तो अमेरिका की खोज आप देखेंगे कि इतिहास में एक आकस्मिक घटना के रूप में है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि जब कुस्तुनतुनिया का पतन होता है तो यूरोपीय देशों का व्यापार जो बाधित होता है वो एशिया के साथ होता है। तो यूरोपीय देश जब जो नए मार्गों की खोज करना प्रारंभ किया तो वो यूरोप और एशिया के मध्य नए मार्गों की खोज करना प्रारंभ किया, और उसी नए मार्गों की खोज में आप देखेंगे कि अमेरिका की खोज हो जाती है। अमेरिका की तरफ एक मार्ग जाने वाले जलमार्ग की खोज हो जाती है। तो स्पेन वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने आप देखेंगे कि अमेरिका की खोज की थी,
जो एक युगांतकारी घटना के रूप में है। ठीक है। और यदि अमेरिका के नामकरण के बारे में बात करूँ तो एक इटालियन नाविक था जिसका नाम अमेरिगो वेस्पुची था। उसने क्या उसने 1501 ईस्वी तक ब्राज़ील तक की यात्राएँ की थी। ठीक है। उसी के नाम पर आप देखेंगे कि अमेरिका नाम पड़ता है। ठीक है। अमेरिका में पाए जाने वाले खनिज संसाधन सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, रत्न, आभूषण और तंबाकू, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें जो हैं यूरोपीय देशों को अपनी तरफ आकर्षित किया। ठीक है। तो यूरोपीय देशों ने इन सभी की लालच में आप देखेंगे कि यहाँ पर वर्चस्व स्थापित करने में प्रारंभ कर दिया। और इन्हीं वर्चस्व स्थापित करने में आप देखेंगे कि यूरोपीय देशों में आपसी प्रतिस्पर्धा और आपसी युद्ध छिड़ जाते हैं। ठीक है। और इन्हीं युद्धों का परिणाम है कि आप देखेंगे कि कालांतर में ब्रिटेन ने यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और अपने 13 उपनिवेशों बनाकर शासन किया था। ठीक है। तो यदि मैं एक 16वीं शताब्दी की घटना के बारे में बात करूं तो जिसमें आप देखेंगे कि स्पेन जो है ब्रिटेन के हाथों एक भीषण जल युद्ध में हार जाता है। और जिसका परिणाम यह देखने को मिलता है कि ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ प्रथम का जो शासनकाल है उनका खुला समर्थन पूरे ब्रिटेन को मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद यदि मैं देखूं 1606 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जो जेम्स प्रथम थे उन्होंने अमेरिका के कुछ निश्चित निश्चित क्षेत्रों में ब्रिटेन की कंपनियों लंदन और प्लीमथ को अनुमति दे दी थी। ठीक है, व्यापार करने की। तो जाहिर सी बात है कि जब जेम्स प्रथम ने अमेरिका में ब्रिटिश कंपनियों लंदन और प्लीमथ को अमेरिका में उपनिवेश बनाने और बस्तियां बनाने की अनुमति दे दी तो ये लोग वहाँ पर गए। ठीक है। तो वहाँ पर अपने बस्तियाँ बनाई। तो उस समय की एक घटना है, आप देखेंगे कि 1607 की घटना है जिसमें जो इंग्लिश सैन्य कमांडर हैं, अंग्रेजी सैन्य कमांडर हैं क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट ने अपने 120 अंग्रेज साथियों के साथ वर्जीनिया के जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन नामक नगर की स्थापना करते हैं। ठीक है। जो ब्रिटेन के द्वारा अमेरिका में बसाई जाने वाली पहली बस्ती थी। और उस समय आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों को वहाँ का वातावरण नहीं भाया और वहाँ के पर जो जनसंख्या है 120 लोगों की अंग्रेज़ों की, उन लोगों में एक 3/4 भाग जो है जनसंख्या का वो तत्काल में मृत्यु हो जाती है। फिर भी वहाँ पर आप देखेंगे कि अंग्रेज़वासी वहाँ से जाते नहीं हैं और तंबाकू की जो खेती है, आप देखेंगे कि तंबाकू की खेती ने वहाँ पर अंग्रेज़ों को रहने के लिए प्रेरणा दी थी। तो 1614 में आप देखेंगे कि तंबाकू से भरा हुआ जहाज जो है पहली बार अमेरिका के बंदरगाहों से ब्रिटेन की तरफ आगे बढ़ता है। ठीक है। और कालांतर में धीरे धीरे उपनिवेश स्थापित होते हैं और 1775 ईस्वी तक आप देखेंगे कि ब्रिटेन के अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित हो गए थे। जिसमें यदि हम बात करें तो जो उपनिवेश स्थापित हुए थे जिसमें न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना कट और जॉर्जिया थी। और यदि हम बात करें इनमें रहने वाले लोगों की तो 1775 ईस्वी तक 90% जो जनसंख्या थी इसमें अंग्रेजों की थी। यदि मैं इन 13 उपनिवेशों में निवासी जनसंख्या के बारे में बात करूं, लोगों के बारे में बात करूं, तो ये लोग कैसे आए, कहाँ से आए, कौन थे? आप देखेंगे कि ये वही लोग थे जो यूरोप में हो रहे धर्म युद्धों से मुक्ति पाने के लिए आ गए थे या निर्धन लोगों को, दासों को काश्तकारों और अमीरों के हाथों बेच दिया जाता था, उससे बचकर आए थे। और कुछ लोग इसलिए आए थे जो धर्म से स्वतंत्र होकर रहना चाहते थे और कुछ लोग इसलिए आए थे कि जो अपने आराध्य ईश्वर की उपासना स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते थे, वो अमेरिका में आकर बस गए, जहाँ पर उन्हें चर्च से और अधि- अधिकारियों से छुट अधिकारियों से छुटकारा मिलेगा और वो अपने आप में स्वतंत्र रूप से होकर धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और आराधना करेंगे, अपने ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर इसलिए आ जाते थे कि देखेंगे कि जो ब्रिटेन में कर है, राजनीति है और उसके बाद जो करों का लगान के द्वारा शोषण किया जाता था, उससे बचने के लिए, स्वतंत्र रूप से रहने के लिए और आर्थिक लाभ की लालच में यहाँ पर भी ये लोग आए थे। ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो युद्ध में हार जाते थे और जो राजा पराजित हो जाता था, तो उनकी जनता को और उनके लोगों को वहाँ से यूरोप से निकाल दिया जाता था, तो वो लोग आकर अमेरिका में बस जाते थे।
इसी तरह से आप देखेंगे कि 13 उपनिवेशों में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या 1775 ईस्वी तक वो अंग्रेज़ों की है। लेकिन 10% जो जनसंख्या है वो उसमें डच की है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, पुर्तगाली है, जर्मन है, स्कॉट है, ये सारे लोग वहाँ पर निवासित हैं। तो आप देखेंगे कि जो स्वभाव है इन लोगों का, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये अपने देशों से, यूरोप वासियों से, यूरोपीय देशों से उतने ज़्यादा प्रसन्न नहीं थे, ना ही खुश थे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इनका उन लोगों से नाखुश रहना और उनके नीतियों का विरोध करना अवश्यंभावी था। ठीक है? और ब्रिटेन के 13 उपनिवेशों में निवासित लोगों का यदि मैं लोगों के बारे में यदि और मैं बात करूँ, तो इनका मानना था कि हमें उन जिस प्रकार से उनका शासन है और ब्रिटेन का शासन है, तो उन लोगों का मानना था कि उनके ऊपर ब्रिटेन का राजा का शासन है, ना कि ब्रिटिश संसद का। और जिस प्रकार से उपनिवेश के विधानमंडल को ब्रिटेन के लिए कानून बनाने का अधिकार नहीं है, उसी प्रकार से ब्रिटेन की संसद को भी उनके लिए कानून बनाने का अधिकार नहीं है। और हम देखते हैं कि इतिहास में ब्रिटेन के उपनिवेशों में आप देखेंगे कि जो कानून बनकर आते हैं, कानून बनकर लागू होते हैं, वो सारे के सारे जो कानून हैं, वो ब्रिटिश संसद से पास होकर आते थे। ठीक है? और उपनिवेशों पर ब्रिटेन के संसद का ही कानून लागू होता था। तो जब आप देखेंगे कि अमेरिका में जो अमेरिका वासी हैं, वो ब्रिटेन के संसद का अधिकार क्षेत्र मानते ही नहीं हैं, तो ब्रिटिश संसद के कानून का आप देखेंगे कि वहाँ पर विरोध होना आम बात होगी। ठीक है? और इसके बाद यदि मैं बात करूँ कि ब्रिटिश कानून का, तो जो शोषणकारी कानून लागू किया गया इन लोगों पर, अमेरिका वासियों पर, उसका परिणाम जो सामने देखने को मिलता है, वो अमेरिकी क्रांति के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है? और यदि मैं अमेरिकी क्रांति के बारे में, घटनाओं के बारे में ज़िक्र करूँ, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, आप देखेंगे कि 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक जो सप्तवर्षीय युद्ध हुए, उसका परिणाम हमें देखने को मिलता है। सप्तवर्षीय युद्धों के बाद ब्रिटेन जो है, रीढ़ों के नीचे दबता चला गया और आप देखेंगे कि उस युद्ध के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा गई थी। और ब्रिटेन चाहता था कि अपनी जो अर्थव्यवस्था है, उसको सही तरीके से चलाने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी और राजस्व की ज़रूरत थी, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो अपने उपनिवेशों पर दबाव बनाएगा। और आप देखेंगे कि जो सप्तवर्षीय युद्ध हुए, उसमें जो अमेरिका वासी है, वो ब्रिटेन का साथ न देकर फ्रांस का साथ दिए थे, ठीक है? कहीं हद तक, ठीक है? तो इसका भी परिणाम था कि ब्रिटेन ने अपने कठोर कानून लागू किए और कठोर कानूनों का जो परिणाम हमें देखने को मिलता है, वो अमेरिकी क्रांति के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है? और आप देखेंगे कि ब्रिटेन के शासन का जो हस्तक्षेप है अमेरिकी उपनिवेशों में, प्रारंभिक काल में तो थोड़ा एकदम बहुत ही कम मात्रा में था, नगण्य मात्रा में था। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखेंगे कि 1756 से 1763 ईस्वी के बीच में जो सप्तवर्षीय युद्ध होते हैं, उसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन अपने उपनिवेशों पर कठोर कानून लागू करने का प्रयत्न किया। और उन कठोर कानूनों के बारे में यदि मैं बात करूँ, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है, उनके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार कि जो कौन-कौन से कानून थे, ठीक है? उन कानूनों के बारे में यदि मैं बात करूँ, तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, ग्रीनविले की नीति थी, जिसमें 4 अधिनियम लागू किए गए थे, जो शुगर एक्ट है, स्टाम्प एक्ट है, करेंसी एक्ट है, क्वार्टरिंग एक्ट है, ठीक है? ये अधिनियम है और इसके बाद रॉकिंघम घोषणा है, फिर उसके बाद टाउनशेंड की कर योजना है, फिर लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीतियाँ हैं। इसके बाद आप देखेंगे व्यापारिक अधिनियम, ठीक है? व्यापारिक अधिनियम, औद्योगिक अधिनियम, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो हैं, ब्रिटेन में शोषण को शोषणकारी व्यवस्थाओं को जन्म दिया। और वहाँ की जनता को, अमेरिका की जनता को लगने लगा कि ब्रिटेन अब इनके शोषणकारी व्यवस्थाओं को जन्म दे रहा है, शोषण कर रहा है, तो वे लोग अपने आप में स्वतंत्र होने का प्रयत्न करने लगे। ठीक है? इन्हीं अधिनियमों और कानूनों के द्वारा आप देखेंगे जो सरकारी व्यवस्था समाज में व्याप्त हुई, उन्हीं सब का परिणाम जो है हम क्रांति के रूप में देखते हैं। और 1776 ईस्वी में आप देखेंगे कि अमेरिका को ब्रिटेन के हाथों आज़ाद होना पड़ता है और ब्रिटेन ने अमेरिका को आज़ाद करता है और अमेरिकी क्रांति और अमेरिकी आज़ादी का जो ब्रिटेन पर प्रभाव पड़ता है, वो बहुत ही गहरा पड़ता है। इसका परिणाम आप देखेंगे कि ब्रिटेन ने अमेरिकी क्रांति से सबक लेकर अपने अन्य उपनिवेशों पर पकड़ मजबूत बनाना प्रारंभ कर देता है। ठीक है?
आइए एक बार देखते हैं कि ब्रिटेन का प्रशासन जो है भारत पर कैसा था। ठीक है, तो यदि मैं ब्रिटेन के बारे में बात करूं भारत के प्रशासन को लेकर, तो आप देखेंगे कि 16 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, तो उस समय ब्रिटिश का बहुत हद तक आगमन जो है भारत में संभव हो सका। ठीक है, और आप देखेंगे कि उस समय जो भारत की जो नीतियां हैं, भारत की जो स्थिति है, तो भारत में ब्रिटेन के आगमन के समय आप देखेंगे कि जो मुगल सम्राट हैं, वो पहले से ही केंद्रीय शक्ति के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि राजे रजवाड़े और कुछ इस्लामिक जो शासक के रूप में विद्यमान थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप देखेंगे कि ब्रिटेन जब यहाँ पर आए, तो उन्होंने अपने पहले प्रतिद्वंदियों को समाप्त करने की कोशिश की। ठीक है, जिसमें आंग्ल फ्रेंच वार है, और उसके बाद कर्नाटक वार है, मैसूर वार है, मराठा वार है। ठीक है, ये सारे युद्धों ने ब्रिटेन के सत्ता को स्वीकार किया, और कालांतर में आप देखेंगे कि ब्रिटेन जब भारत पर पूर्ण रूप से अपन शासन करने के रूप में आता है, तो केंद्रीय शक्ति के ही रूप में विराजमान होता है। ठीक है, तो और यदि मैं ब्रिटेन के घटनाओं के बारे में बात करूं, भारत में जो घटनाएं घटित हुई, तो 1757 का प्लासी का युद्ध, जिसमें बंगाल का नवाब हार जाता है। ठीक है, उसके बाद 1764 का बक्सर का युद्ध, जिसमें बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल शासक तीनों एक साथ हारते हैं। और यहीं से आप देखेंगे कि 1764 का बक्सर का युद्ध जो है, ब्रिटेन को भारत में पूरी तरह से वर्चस्व स्थापित करने का मौका दे दिया। ठीक है, और हम यहाँ तक भी देखते हैं कि 1764 के बक्सर के युद्ध में ब्रिटेन को भारत का एक बहुत बड़ा भाग मिल जाता है, जिस पर वो शासन करता है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि 1773 के अधिनियम के तहत ब्रिटेन ने जो प्रेसिडेंसियाँ यहाँ पर बनाई थी भारत में, मद्रास है, बंगाल है, कलकत्ता है। ठीक है, इन तीनों प्रेसिडेंसियों में 2 प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर देता है। ठीक है, तो इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटेन जो है यहाँ पर ज़्यादा उपनिवेश बनाने की स्थिति में नहीं है, और ना ही उसके बारे में यह सोच रहा है। ठीक है, कालांतर में आप देखेंगे कि 1833 का अधिनियम है, उसके तहत तो ब्रिटेन ने भारत का प्रशासनिक केंद्रीकरण ही कर दिया, जिसमें कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, वो अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 1833 के अधिनियम के तहत जब ब्रिटेन भारत में शासन के रूप में स्थापित होता है, तो वो केंद्रीय शक्ति के रूप में स्थापित हो जाता है। ठीक है, भारत में ब्रिटेन के केंद्रीय शक्ति के रूप में स्थापित होने के बाद आइए देखते हैं कि ब्रिटेन ने यहाँ पर कई उपनिवेश बनाने की कोशिश क्यों नहीं की। ठीक है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, आइए एक बार देखा जाए। ठीक है, हमने ब्रिटेन के अमेरिका और भारत पर प्रशासन के बारे में देखा, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि ब्रिटेन ने अमेरिका जैसे शासन भारत पर भी क्यों नहीं किया। तो अब हमने देखा कि ब्रिटेन जब अमेरिका में उपनिवेश स्थापित करने प्रारंभ करता है, वर्चस्व स्थापित करना प्रारंभ करता है, तो वहाँ पर अमेरिका में कोई भी केंद्रीय शक्ति के रूप में विद्यमान नहीं था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन के वहाँ पर अमेरिका में जो 13 उपनिवेश स्थापित हुए, वो अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर स्थापित हुए। और हमने ये भी देखा कि ब्रिटेन के जो उपनिवेशों के लोगों के स्वभाव है, वो ब्रिटेन से बहुत ही भिन्न है। ठीक है, तो यही कारण है कि ब्रिटेन में के जो उपनिवेश हैं, 13 उपनिवेश स्थापित हुए अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर, और वहाँ पर कोई भी शक्ति जो है केंद्रीय शक्ति के रूप में काम नहीं कर रही थी। और दूसरी ओर यदि हम भारत में देखें ब्रिटेन के शासन प्रशासन को, तो आप देखेंगे कि जब ब्रिटेन यहाँ पर आते हैं, ब्रिटिश यहाँ पर आते हैं 1600 ईस्वी में, और जो यहाँ पर बस्तियाँ स्थापित करते हैं, तो यहाँ पर पहले से ही मुगल शासक जो हैं वो केंद्र में विराजमान है, केंद्रीय शक्ति के रूप में विराजमान है। तो ब्रिटेन भी यहाँ पर जब कालांतर में केंद्र शक्ति के रूप में विराजित होते हैं, तो वो भी एक केंद्रीय शक्ति के रूप में ही विराजमान होते हैं। ठीक है, तो एक कारण ये हो सकता है कि अमेरिका में केंद्रीय शक्ति के अभाव में ब्रिटेन जो है वहाँ पर ज़्यादा दिन तक शासन कर नहीं पाया, और केंद्रीय शक्ति के अभाव में ही ब्रिटेन के हाथों से अमेरिका निकल गया। ठीक है, और भारत में वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि ब्रिटेन जब आते हैं तो पहले से केंद्रीय शक्ति विराजमान है, और कालांतर में आप देखेंगे कि ब्रिटेन केंद्रीय शक्ति के रूप में ही यहाँ पर विराजित होता है। ठीक है, तो ये एक कारण हो सकता है। यदि बात करें तो इसके बारे में हम देखेंगे कि ब्रिटेन के आप जब देखेंगे कि अमेरिका में जो 13 उपनिवेश हैं, उसमें बिचौलियों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, और वहाँ पर जो लोग बसे थे वो ब्रिटेन के ही थे, और उनके कानून मानने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे। ठीक है, और बिचौलिए के ज़्यादा संख्या होने के बाद आप देखेंगे कि जो राजस्व की प्राप्ति है वो कम मात्रा में प्राप्ति होगी। ठीक है,
और वहीं पर आप देखेंगे जब भारत में ये लोग केंद्रीय शक्ति के रूप में विराजित होते हैं, तो यहाँ पर वो केंद्रीय शक्ति के रूप में विराजमान होते हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पर जो बिचौलिए होंगे राजस्व प्राप्ति में वो कम होंगे और राजस्व की प्राप्ति जो है यहाँ पर अत्यधिक होगी। और कालांतर हम देखते हैं कि ब्रिटेन ने भारत का बहुत ही शोषण किया था, जिसमें दादा भाई नौरोजी का धन का अपवाद सिद्धांत भी है और धन का बहुत ही शोषण हुआ यहाँ पर। और सो भारत के धन पर आप देखेंगे कि इंग्लैंड के जो बड़े-बड़े कारखानों के स्थापित होती है। तो एक कारण ये हो सकता है। और अगर यदि इसके बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि ब्रिटेन जब अमेरिका में जाता है उपनिवेश स्थापित करने, तो जो अमेरिका वासी होते हैं, वो ब्रिटेन के ही लोग रहते हैं। ज़्यादातर से ज़्यादा लोग 90% लोग ज़्यादा वहीं के रहते हैं ब्रिटेन के। और जो यूरोपीय देशों के लोग रहते हैं, वो लोग रहते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पर ब्रिटेन को जो संचार माध्यम है, संपर्क स्थापित करने में लोगों में उतनी कठिनाई नहीं हुई। ठीक है? और जब कठिनाई नहीं हुई तो वहाँ पर आप देखेंगे कि धीरे-धीरे करके वहाँ पर कई जगह पर कई उपनिवेश बन गए। ठीक है? और वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें भारत में, तो भारत में जब ब्रिटिश आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उनको संपर्क स्थापित करने में लोगों के मध्य में बहुत कठिनाई महसूस हो रही है। ठीक है? और वही आप देखेंगे कि कालांतर में वे उपनिवेश तो नहीं स्थापित कर पाते हैं भारत में। वो जब कालांतर में आगे चलकर जब आप देखेंगे कि 1833 के अधिनियम के तहत 1773 के अधिनियम के तहत जो भारत में कानून लागू किया जाता है, उसमें स्पष्ट झलकता है कि ब्रिटेन यहाँ पर उपनिवेश स्थापित करने के मूड में नहीं था और ब्रिटेन यहाँ पर कई उपनिवेश बनाने के सोच में नहीं था। ठीक है? एक कारण ये हो सकता है कि संपर्क का माध्यम, संचार का माध्यम जो है अमेरिका और भारत में, वो एक भिन्न भूमिका निभा सकता था। ठीक है? और यदि बात करें तो जो भौगोलिक दशाएँ हैं ब्रिटेन के, अमेरिका के, भारत में बहुत ज़्यादा भिन्नता देखने को मिलती है। ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है? और यदि एक कारण के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि समुद्री मार्गों की जो यात्राएँ हैं, वो ब्रिटेन वासियों के लिए बहुत ही कष्टपूर्वक थीं। तो इतने लंबे समुद्री मार्गों की यात्रा करके आकर कहीं पर बसना उन लोगों के हित में नहीं था। ठीक है? वहाँ पर आप देखेंगे कि समुद्रों में तूफ़ान, बीमारियाँ जो होती थीं, वहाँ पर जो आते थे, तो वहीं पर वो लोग ज़्यादातर मृत्यु हो जाती थी। ठीक है? तो यही एक कारण ये भी हो सकता है कि जो ब्रिटिश वासी हैं, वो समुद्री यात्रा करने में असफल रहे, जिससे भारत में ये लोग कम आए, ठीक है? कम निवासित हुए, कम वासित हुए और अमेरिका में पास होने के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में ये लोग जाते हैं। ठीक है? एक कारण ये भी हो सकता है कि ब्रिटेन ने भारत में उपनिवेश बनाने के लिए न सोचा हो। ठीक है? तो हमने 14वीं से 20वीं शताब्दी तक के घटनाक्रमों को देखा और यह देखा कि ब्रिटेन ने किस प्रकार से जिस प्रकार से अमेरिका पर शासन किया था 13 उपनिवेश बनाकर, उसी प्रकार से शासन भारत पर भी क्यों नहीं किया। इसके कारणों और के बारे में, संभावनाओं के बारे में या ब्रिटेन के स्वभाव के बारे में हमने देखा। ठीक है? तो मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों से सहयोग सहयोग प्राप्त करना चाहता हूँ कि आप लोग हमें ऐसे ही बढ़ाइए यूट्यूब पर। हम आप लोगों के लिए नए-नए कंटेंट और नए-नए टॉपिकों को लेकर आएँगे। ठीक है? आप अपने टॉपिक भी सुझा सकते हैं। आप अपने टॉपिक सुझाइए, मुद्दों को बताइए, हमारी टीम उस पर काम करेगी, अच्छे-अच्छे कंटेंट लाकर देगी, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ठीक है? तो इसी के साथ और मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों से सहयोग की आशा करता हूँ। ठीक है?